हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है जिससे आपका भी टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे, और इस वीडियो को 2x पे देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लास 11 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का एक छोटा सा टॉपिक है। छोटा नहीं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत बड़ा टॉपिक है। जैसे मैथ्स में कैलकुलस, इंटीग्रेशन बहुत बड़ा टॉपिक होता है, लेकिन हम लोग फिजिक्स में बस उतना ही पढ़ते जितना यूज होता है। तो कुछ इसी तरह ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब खत्म ही नहीं है इसका। हर जगह यूज होगा, लेकिन जहाँ यूज होगा वहां पे हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के हिसाब से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं होता क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पहले छोटा सा डिफिनेशन पे ध्यान देते हैं। द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ कोवेलेंट बॉन्ड टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं समझ में आया? देखिए यहाँ पे हर एक वर्ड का अपना एक बहुत बड़ा मीनिंग है। रिलेटिव टेंडेंसी, रिलेटिव से हमें क्या समझ में आया? अच्छा, बाद में बात करेंगे। द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ कोवेलेंट बॉन्ड टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। पहला ही बात है कि ये टेंडेंसी रिलेटिव है, मतलब सिंगल एटम पे हम लोग नहीं लगा सकते, बस इतना समझिए। जैसे फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी किसी के रिस्पेक्ट में रख के लिया जाता है, या रिलेटिव एक्सेलरेशन कुछ भी। तो कुछ इसी तरह किसी एटम के रिस्पेक्ट पे रखेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। आई होप कि आपको कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। 10th में पढ़े ही होंगे। ये हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? एक इलेक्ट्रॉन। ये क्लोरीन, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। क्या होगा अब देखिए। क्लोरीन कोवैलेंट बॉन्ड में होता क्या है कि हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, और क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेंट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो अब क्या, कौन इलेक्ट्रॉन देगा भाई? सबको तो चाहिए ही, देगा कौन? अगर मान लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देता है तो एटम खत्म हो जाएगा ना। इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सिर्फ प्रोटॉन है, तो एटम रहेगा नहीं। और अगर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन देगा तो फिर इसको कौन देगा? ये कैसे स्टेबल होगा? तो यहाँ पे लोग म्यूचुअली शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन का। कोवैलेंट बॉन्ड यही रहता है। ये क्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन को यूज करता है और हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन, मतलब दोनों अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया भाई, कि तुम भी ये इलेक्ट्रॉन यूज करो, हम भी ये इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं। तो अब देखिए हो क्या रहा, यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, इतना पता होगा आपको। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। क्लोरीन हमारा थोड़ा चोर टाइप का है। जैसे आप लोग के ग्रुप में कोई चोर लड़का होता होगा, आप उसके साथ डील करते होंगे कि भाई तुम भी इसका यूज करो, हम भी इसका यूज करते हैं, लेकिन वो चोरी कर लेता है। कुछ इसी तरह का है हमारा क्लोरीन। हाइड्रोजन बोला भाई तुम एक इलेक्ट्रॉन दो, हम भी इलेक्ट्रॉन देते हैं, दोनों म्यूचुअली शेयर करेंगे एक दूसरे से। क्लोरीन है चोर, ये हाइड्रोजन इधर उधर देखा, तब तक क्लोरीन अपने तरफ उसका इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर लिया। गौर देना, शिफ्ट किया, एक्सेप्ट नहीं किया, अट्रैक्ट किया। ये इलेक्ट्रॉन हल्का सा यहाँ आ जाएगा। अच्छा, कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन को लेता है, पूरा एक्सेप्ट करता है, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। लेकिन ये पूरा एक्सेप्ट नहीं किया, बस अपने तरफ थोड़ा सा शिफ्ट कर लिया, तो इसमें डेल नेगेटिव, और ये थोड़ा सा उसको दे दिया तो इस पे डेल पॉजिटिव। ये होता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल। तो इसी से हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझे। क्यों भाई, क्यों क्लोरीन खींच लिया? क्यों इस बॉन्ड में क्लोरीन अपने तरफ खींच लिया इलेक्ट्रॉन को? क्यों क्लोरीन चोर है? तो इसलिए चोर है क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और कोई बात नहीं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यही होता है टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम। अगर हम यहाँ पे सिर्फ सिंगल क्लोरीन लिख दे और पूछे कि भाई इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि रिलेटिव टेंडेंसी है। किसी के साथ बॉन्ड जब तक नहीं बनाएगा तब तक हम नहीं समझेंगे कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है।
tendency of an atom to attract electron in a covalent bond, shared pair of electron in a covalent bond throughout itself. इसीलिए अब मेरे पास एक क्वेश्चन है कि क्यों भाई, क्यों क्लोरीन ही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, हाइड्रोजन क्यों नहीं किया? क्यों क्लोरीन ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन क्यों नहीं? क्या फैक्टर्स है जिससे हम लोग कह रहे हैं कि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है? आइए जानते हैं फैक्टर इफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फैक्टर इफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ पॉइंट है जिससे हम लोग कह सकते हैं कि हाँ भाई ये एलिमेंट किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। पहले जानते हैं। अच्छा, एक चीज इससे पढ़ने से पहले आप लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में क्या फर्क है? दोनों तो सेम लग रहा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एक एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, कोई रिलेटिव वैल्यू नहीं होता। एक फिक्स वैल्यू है कि भाई तुम किसी के साथ भी इसको रखो, इसका यही वैल्यू हो। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ना कि अट्रैक्ट करता है। ये अट्रैक्ट कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला फैक्टर एटॉमिक साइज। Atomic size affects electronegativity of an atom। कैसे भाई? अच्छा, एक फॉर्मूला आपको पता होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। इतना पता है ना कि न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रहता है और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन रहता है, इसके बीच में एक फोर्स एक्ट करते रहता है। यही फोर्स हमको सेंट्रीपिटल फोर्स देके इसको घुमाता रहता। ऐसा सर बोर कहे थे हम लोग को ये बात कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है, जिस फोर्स के मदद से इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ट्रैक में घूमता है बिना एनर्जी रेडिएट किए। तो ये इसका फॉर्मूला क्या था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का? 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखने मिल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर। मतलब कि इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल के बीच में जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा उतना कम उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। समझे? बिल्कुल ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह। अब यहाँ पे देखो, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। ये है मेरा एटम, ठीक है, बहुत बड़ा एटम, और यहाँ पे मेरा एटम नंबर 1 और ये मेरा एटम नंबर 2, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आया कि भाई हमको अट्रैक्ट कर लो, और यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, तो बताओ कौन ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा? ऑब्वियसली ये ज्यादा कर पाएगा, क्योंकि इसका न्यूक्लियस से रेडियस कम है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का डिस्टेंस कम है, और यहाँ पे देखो कितना ज्यादा। और Fe इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², इसलिए एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जितना ज्यादा एटॉमिक साइज उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझे? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा चार्ज ऑन एटम। अच्छा, किसी एटम पे दो तरह का चार्ज होगा, कैटायन या एनायन, पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। उसके आगे कोई चार्ज नहीं होगा, या तो नहीं होगा चार्ज, या तो एटम न्यूट्रल होगा या आयंस बना रहा होगा। आयंस दो टाइप का होगा, कैटायन या एनायन, ठीक है। अब पहले हम लोग बात करते हैं चार्ज ऑन एटम। कैसे चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट करता है। पहले हम लोग बात करते हैं कैटायन के बारे में। मेरे पास एक क्वेश्चन है कि Na और Na+ कौन ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन, किसके पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, कौन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट कर सकता है? बताओ, N या N+? जरा सोचते हैं। आइए, N एटम बनाते हैं हम लोग, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल बना रहे, सिर्फ आउटर मोस्ट शेल। यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन 11,
11 प्रोटॉन, यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में 1 होता है, बाकी यहाँ और यहाँ। आइए इन दोनों का एटम बनाते हैं, एन और एन प्लस आयन। एन के नंबर ऑफ प्रोटॉन 11, एटॉमिक नंबर 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11, ज्यादा टाइम इस पे वेस्ट नहीं करेंगे। के में होगा 2, एल में होगा 8 और एम में होगा 1। मतलब ओवरऑल इसमें 3 शेल्स होगा, के, एल और यहाँ एम, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल हम बना रहे इसलिए। चलिए अब हम लोग बनाते हैं एन प्लस आयन। एन प्लस आयन बना रहे, ठीक है। यहाँ 11 नंबर ऑफ प्रोटॉन, एन प्लस आयन मतलब क्या, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 10 ही इलेक्ट्रॉन होगा। 10 इलेक्ट्रॉन होगा तो के पे 2, एल पे 8 और एम शेल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, एम शेल एग्जिस्ट नहीं करेगा तो 1 के एम और एम पे 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल। तो 2 चीज हमको देखने मिल रहा है, इस एटम का साइज कंपेयर करो, एक शेल इसमें ज्यादा है, के एल एम, इसमें सिर्फ के और एल, एम नहीं है, एम खत्म क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ऑर्बिट कुछ नहीं होता, ऑर्बिट एक इमेजिनरी समझो ना, सर्कुलर पाथ है, इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं तो उसका भी एग्जिस्टेंस नहीं, ठीक है। तो चलिए, तो इसका साइज ज्यादा होगा और इसका साइज ऑब्वियसली कम होगा। इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, और इसमें पॉजिटिव चार्ज कम होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर सेम है, ठीक है। अब बात करते हैं साइज और चार्ज पे बात करते हैं। Na प्लस और Na बस, Na का साइज ज्यादा होगा, चार्ज भी ज्यादा होगा, Na का साइज कम होगा और चार्ज ज्यादा होगा, Na का साइज ज्यादा होगा और चार्ज कम होगा। मतलब कि चार्ज, एक बात याद रखना, चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका चार्ज ज्यादा है, और एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन, समझे। अब बात करते हैं एनायन के बारे में। बस दो एटम है, एक है क्लोरीन और एक क्लोरीन माइनस। किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, इसमें ज्यादा नेगेटिव चार्ज है और इसमें नेगेटिव चार्ज है ही नहीं, मतलब नेगेटिव चार्ज एनायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसलिए इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। और यही अगर हम दे दें N-2 तो किसका, इसका ज्यादा होगा, समझ गए। चलिए सेकेंड, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करता है। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे डिपेंड करता है। अब हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है उतना अभी समझना नहीं है, अब जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे ना तब समझ जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सब समझ जाएंगे कैसे हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला होता है हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन इलेक्ट्रॉन। हाँ, बाद में आप पढ़ जाइए, वैसे अभी सिंपल समझ लीजिए कि हाइब्रिडाइजेशन पे कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करता है। हाइब्रिडाइजेशन लिख देते हैं, H से डिनोट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में अगर परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगा। इसको स्टेटमेंट में लिखते हैं, इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर results in increase of electronegativity, समझे।
अब परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या होता है, ये उस पर भी बात करते हैं। sp2, sp3, sp2 और sp, ये है क्या भाई, नहीं जानना अभी बस समझो जितना हम समझा रहे हैं, आगे खुद पढ़ लोगे या फिर पढ़ने का मन होगा तो कमेंट कर देना, हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ा दे, ठीक है। sp3 का परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कितना होता है, 25%, इसका 33.3% और इसका 50%। और हम क्या कहें, इंक्रीज इन s कैरेक्टर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन रिजल्ट्स टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये इंक्रीज कर देगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, इंक्रीजेस। नाउ यू गेट इट। ये टेबल आप बना लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा सिंपल टेबल है एकदम, आपके बुक में भी दिया होगा, एनसीईआरटी में नहीं दिया है। आप अरिहंत का अगर हैंड बुक पढ़ते होंगे फॉर रिवीजन तो आपको पता होगा। दूसरा फैक्टर है आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर किसी एटम का आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ज़्यादा होगा। सेकेंड पॉइंट, आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करता है। भाई कैसे करता है, चलो देखते हैं। जितना लिख रहे हैं बस आप उसको नोट कर लीजिए। इंक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लीड्स टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, समझे। बाद में इसको हम लोग पता करेंगे कि क्यों हो रहा है। बाद में एक मिलिकन स्केल आएगा, आयनाइजेशन एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बाय हाफ, उससे पता चल जाएगा। बस इतना समझो कि किसी एटम का अगर आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगा। चलो, तो यही कुछ फैक्टर्स हैं जिसके कारण से कोई भी एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे वेरिएशन होता है पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स। चलो, टॉपिक हम लोग क्या डालेंगे, पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कैसे पीरियोडिक वेरिएशन होता है, पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको दो पार्ट में हम लोग बांटेंगे, पहला ग्रुप में और दूसरा पीरियड में। चलिए देखते हैं कैसे ग्रुप से वेरिएशन हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ग्रुप से, और दूसरा कैसे पीरियड से हो रहा है, पीरियड, वो क्लासरूम वाला पीरियड में। चलिए पहले देखते हैं ग्रुप से। दो आप समझ गए कि कैसे हो रहा है, अब ग्रुप से हम लोग देखेंगे। सब नोट करते जाओ, नोट वैसे नहीं करोगे फिर भी कर लेना, हम कोई पीडीएफ नहीं बना के भेजेंगे। ग्रुप से पहला, अब हम लोग एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है। भाई तुमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा, बताओ। डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है ना। अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है, इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, ठीक है। अच्छा, इंक्रीज इन एटॉमिक साइज होता है तो क्या होता है बताओ, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाता है। भाई जो एटम का जितना ज़्यादा एटॉमिक साइज होगा उतना कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है। तो इसलिए हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे ना, डाउन द ग्रुप जाएंगे ना पीरियोडिक टेबल में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, समझे। क्यों होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप हम लोग जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। थोड़ा समझो यार, वर्ड आते नहीं रहता है, क्या बोले क्या नहीं बोले, समझो, ठीक है। अगला पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है हमारा पीरियड, लिख लेते हैं पीरियड में कैसा, चलिए देखते हैं। अगर हम लोग पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में,
लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है एटम्स का या एलिमेंट्स का। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। दिस लीड्स टू व्हाट, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा। दिस लीड टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझे, दो तरीका से हम लोग पीरियोडिक टेबल को बांटे, डाउन द ग्रुप और पीरियड्स में। डाउन द ग्रुप में अगर हम लोग डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा। और पीरियड में अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगा। खत्म। चलिए अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करें। आइए, तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक पॉइंट था, अगर किसी भी एटम का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ज्यादा होगा। अभी हम लोग बात करने वाले हैं हेलोजन ग्रुप के बारे में। पीरियोडिक टेबल का हेलोजन ग्रुप 17 नंबर पे आता है, ठीक 17 नंबर, ठीक नोबल गैस के बगल में आता है। तो चलिए, हम लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसका ज्यादा होगा और आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगा। तो हेलोजन ग्रुप का सबसे ज्यादा होता है दोनों, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे ज्यादा होता है। हेलोजन ग्रुप के एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है और अभी हम लोग उसको लिखने वाले हैं। इसको याद कैसे करेंगे, पहले समझते हैं क्या है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, फास्फोरस, हाइड्रोजन। समझे। अब इस सीरीज को याद कैसे करेंगे, जैसे रिएक्टिव सीरीज को याद करते हैं ना, वैसे ही किया जाएगा। इसको पढ़ेंगे, एक वर्ड में याद कर लो ना भाई, ये पूरा वर्ड, इसको एक वर्ड बना लो, फॉन्सिल ब्लेरी या फिर फोन कलीबर, ISCPH, ऐसे भी याद कर सकते हैं। आइए इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। अच्छा, वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड कर रहे हैं, ये देख लो भाई, सिंगल एटम है, रिलेटिव टेंडेंसी होता था ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सिंगल एटम पे तो लगता नहीं। तो हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे पॉलिस, हम लोग पढ़े थे पोल्स एक्सक्लूसिव लॉ, जिसमें वो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया गया था। तो उन्होंने ही इन लोग के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर किया। कैसे किया, फ्लोरीन को क्या लेके, रिलेटिव लेके, फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू को 4 मान के बाकी सब का मेजर किया गया। तो कितना वैल्यू आया इसका, 4 हम लोग एज्यूम किए तो ऑक्सीजन का आया 3.5, नाइट्रोजन का 3, फ्लोरीन का 3, ब्रोमीन का 2.8, इन तीनों का सेम 2.5 और इसका 2, इन दोनों का सेम 2.1। ये वैल्यू आप लोग याद करिएगा क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है। और ये वैल्यू आया कैसे वो भी हम लोग पता करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूले के साथ, कि थोड़ा वो सुनने में भी अजीब लगेगा। चलिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, फास्फोरस, हाइड्रोजन, ये सीरीज आपको याद ही होना चाहिए। इतना एलिमेंट तो पक्का याद होना चाहिए सीरीज वाइज, ऐसे नहीं कोई भी कहीं से भी याद कर ले। और वैल्यू भी याद होनी चाहिए। रिलेटिव टर्म्स है लेकिन हम लोग फ्लोरीन के रिलेटिव में इन सब का वैल्यू को निकाले हैं। रिलेटिव टेंडेंसी, इट इज अ रिलेटिव टेंडेंसी। तो भाई हम लोग इसका वैल्यू का यूनिट क्या रखेंगे, कैसे निकालेंगे, क्या 2 एटम को रख के ही निकालेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, चलिए सब जानते हैं। केस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पहला पॉली स्केल, इसका भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, चलिए जानते हैं। रिलेटिव टेंडेंसी ऐसे हम लोग रिलेटिव में ही निकालेंगे, फॉर्मूला देखते हैं।
इसको पढ़ा जाता है जीटा बी माइनस जीटा ए। इसको बहुत लोग एक्स भी पढ़ते हैं, लेकिन एक्स नहीं पढ़ा जाता, इसको जीटा पढ़ा जाता है, नहीं तो चाई ए पढ़ा जाता है, चाई बी माइनस चाई ए। थोड़ा अजीब लग रहा होगा सुनने में, जीटा ही पढ़ते चलो। इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, मतलब जीटा बी माइनस जीटा ए इज इक्वल टू 0.208 अंडर रूट डेल्टा। अभी फॉर्मूला खत्म नहीं हुआ, सो डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट, ई ए बी अंडर रूट माइनस अंडर रूट ई ए इंटू ई बी बी। फिर से एक बार इसको रीड करते हैं, जीटा बी माइनस जीटा ए इज इक्वल टू 0.208 इंटू अंडर रूट ई ए बी माइनस अंडर रूट ई ए इंटू ई बी बी। ये है हमारा पॉली स्केल का दिया हुआ फॉर्मूला। अब इसका कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं है इसका, लेकिन अगर हम लोग एनर्जी को कैलोरी किलो कैलोरी पर मोल में रखेंगे तभी ये फॉर्मूला वैलिड होगा। एनर्जी, अच्छा ये ई ए बी, ई ए और ई बी बी है क्या? ई ए बी, ई ए और ई बी बी है क्या? ये नथिंग, ये है बॉन्ड एनर्जी। कोई भी बॉन्ड को बनाने या तोड़ने में एक एनर्जी लगता है जिसको कहते हैं बॉन्ड एनर्जी, और इस बॉन्ड एनर्जी का हम लोग को यूनिट क्या रखना, इसका यूनिट होगा बॉन्ड एनर्जी का किलो कैलोरी पर मोल। ये रखेंगे तभी ये फॉर्मूला वैलिड होगा। अच्छा, अब बहुत लोग पूछेंगे कि एग्जाम में किलो कैलोरी पर मोल नहीं दिया रहे, अगर किलो जूल पर मोल दिया रहे, अधिकतर यही दिया जाता है किलो जूल पर मोल, तब हम क्या करेंगे, सिंपली कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करें। 1 कैलोरी इक्वल टू हाउ मेनी जूल, यहाँ लिख लो भाई, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.187 जूल। ये सब वैल्यू आपको याद होना चाहिए। यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्लास 11 फिजिक्स फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर में आप शायद ये पढ़ेंगे। समझे, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। फिर से पढ़ते हैं, जीटा बी माइनस जीटा ए इज इक्वल टू 0.28 इंटू अंडर रूट ई ए बी माइनस अंडर रूट ई ए इंटू ई बी बी। और बॉन्ड एनर्जी को किस में रखना है, किलो कैलोरी पर मोल में। अगर किलो जूल पर मोल आया तो कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.187 जूल। दूसरा है हमारा मिलिकन स्केल। मिलिकन स्केल क्या है? मिलिकन स्केल भी एक स्केल दिए थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए। ये कहे थे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीटा इज इक्वल टू एवरेज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एच से इसको डिनोट कर दो, इसका एवरेज होता है। बस यही था, यही दो साइंटिस्ट थे, हमें स्केल बता के गए। एक और है लेकिन वो अभी सिलेबस में नहीं और पढ़ना भी नहीं। पढ़ सकते हैं आप लोग, कमेंट कर देना, उसको भी पढ़ा देंगे। अब एक लास्ट टॉपिक, लास्ट क्या कहे, बहुत बड़ा ये टॉपिक है, बहुत बड़ा, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब भैया हम लोग टॉपिक पढ़े इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तभी से एप्लीकेशन कहाँ है इसका। अच्छा, क्लासरूम में कुछ हीरो बच्चे होते हैं ना, टीचर को इरिटेट करने के लिए पूछते हैं कि मेरे क्लासरूम में भी है, मतलब जिसमें हम पढ़ते हैं, तो टीचर को इरिटेट करने के लिए पूछते हैं, सर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ लिए, इसका एप्लीकेशन कहाँ पे इसका यूज होगा। हाँ, मतलब आम जिंदगी में तो इसका यूज है ही नहीं। सर हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं, कहाँ इसका यूज है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ रहे हैं, कहाँ यूज है। अरे भाई, तुम बकरी चढ़ाओगे तो इसका कोई यूज होगा नहीं। चलो, तो
एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नोमेनक्लेचर, बहुत बड़ा इसका एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाइड्रोजन क्लोराइड, जहाँ से स्टार्ट किए वहाँ फिर आगे। हाइड्रोजन क्लोराइड को हम क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl को हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको हम लोग क्लोरीन हाइड्रेट क्यों नहीं पढ़ते, हाइड्राइड क्यों नहीं पढ़ते, क्लोरीन हाइड्राइड क्यों नहीं पढ़ते? या फिर एक और एग्जांपल ले लो, दूसरा एग्जांपल सल्फर ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड मालूम नहीं, सल्फर ऑक्साइड, इसको हम लोग ऑक्सीजन सल्फाइड क्यों नहीं पढ़ते, इसको क्लोरीन हाइड्राइड क्यों नहीं पढ़ते? बताओ, अपने दोस्तों से पूछा क्यों नहीं पढ़ते भाई, कोई नहीं बता पाएगा इसका आंसर। अब हम बताते क्यों नहीं पढ़ते इसको, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए ऑक्सीजन और क्लोरीन, एक अभी थोड़ी देर पहले सीरीज बताए थे, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू हाइड्रोजन ज़्यादा है और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू सल्फर ज़्यादा है ना ऑक्सीजन का। तो हम लोग क्या करेंगे, एक चीज़ याद रखना, जिस भी एलिमेंट का एक कोई भी बॉन्ड में, ज़्यादातर कोवैलेंट बॉन्ड में ही, जिस एलिमेंट का या एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मोर है, तो उसको हम लोग कैसे लास्ट में लिखेंगे, विथ हाइड्राइड, विथ IDE सफिक्स के साथ, समझे? इसी से हम लोग नोमेनक्लेचर मतलब नेम ऑफ एलिमेंट, नेम ऑफ कंपाउंड डिसाइड करते या नेम ऑफ मॉलिक्यूल डिसाइड करते, समझे? अब दूसरा एप्लीकेशन है किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड को पोलर बनाने के लिए। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, अभी हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे, जल्दी से पढ़ लेते। ये दो एग्जांपल है, यहाँ फ्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में मान लो एक सिंगल ही कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, मान लो, शायद बनता होगा या नहीं बनता, अभी हम स्ट्रक्चर नहीं बनाने जा रहे, ठीक है? तो मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये लोग म्यूचुअली शेयर किया, ये है चोर, ये इसको खींचेगा हल्का अपनी तरफ, तो इसके पास हो जाएगा डेल नेगेटिव, इसके पास डेल पॉजिटिव। यही क्लोरीन यहाँ पे चोर है, अपनी तरफ खींच लेगा, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। यही था एप्लीकेशन। किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड को पोलर बनाने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना ज़रूरी है, समझे? तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।